यस वाली है, ये वाली, इससे नीचे वाली से। Hello everyone, Assalamu alaikum. Am I audible to all of you? Can someone please confirm in chat if you all can hear me loud and clear? एक गिलास पानी ले और फिर एक अच्छी सी कॉफी समझते हो क्या होती है? कॉफी और चाय मिक्स करके बनती है। अच्छा भाई, so thank you Mind for your kind confirmation, and without wasting any further time, let's begin. Let's resume our discussion on dynamics. अच्छा सवाल है, पूछवाता हूँ। एक बार मैंने कोशिश की थी, 6 महीने बाद भी नहीं हो पाए थे, तो फिर मैंने बदला रही। इसी बात पे आई थिंक हमने कनेक्टेड बॉडीज स्टार्ट कर दिया था, और हमने पिछली क्लास में जो पढ़ा था, जरा उसका एक जल्दी से क्विक रिकैप दे देते हैं। हमने पढ़ा था भाई, कनेक्टेड बॉडीज को डील करने का तरीका ये है। वन मेथड इज कि भाई आपके पास जो दो कनेक्टेड बॉडीज हैं उनको आप वन बाय वन डील करें। जैसे M1 की अलग रिजल्टेंट फोर्स की इक्वेशन बनाए और M2 की अलग रिजल्टेंट फोर्स की इक्वेशन बनाए, ठीक है, और फिर आप देखिए उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, क्या करना है, सो ऑन। दिस इज वन वे ऑफ डीलिंग विद कनेक्टेड बॉडीज। इस मेथड में रिजल्टेंट फोर्स ये होता है कि आप पहले इंडिविजुअल बॉडी को कंसीडर करें, उस पर जितनी भी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं वो मार्क करें, और फिर डिपेंडिंग अपॉन कि वो फोर्सेस सेम डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में, आप उनका रिजल्टेंट फोर्स निकालें। अगर द फोर्स आर इन सेम डायरेक्शन यू ऐड देम, इफ दे इन ऑपोजिट डायरेक्शन यू सबट्रैक्ट देम। अच्छा, सबट्रैक्ट करते हुए भी बेहतर ये ज्यादा माइनस कम है। अगर आपको पता है कि ऑब्जेक्ट एक्सीलरेट किस डायरेक्शन में करेगा, तो उस डायरेक्शन में लगने वाली फोर्स ज्यादा और ऑपोजिट डायरेक्शन में लगने वाली फोर्स कम है, so you subtract them to get the resultant force. Okay, so you do the same thing for object B, and एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप figure out force pulling the entire system from one end, and you figure out the force pulling the entire system from the other end. उन दोनों को माइनस करेंगे तो you will get the resultant force on the entire connected system. सही है? Okay, so similarly हमने ये वाला केस भी किया जिसमें सेम थिंग कि भाई हमने पहले दोनों मासेस को इंडिविजुअली ट्रीट किया, दोनों का अपना अपना अलग अलग रिजल्टेंट फोर्स की इक्वेशन बनाई हमने, और फिर उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दिया। द सेम थिंग कुड बी डन कि हम एक भी बार रिजल्टेंट फोर्स निकालें विद अब यहाँ पर इस केस में जैसे एक तरफ से एक फोर्स थी जो कि पुल कर रही थी, दूसरी तरफ से कोई दूसरी फोर्स नहीं थी जो पुल कर रही थी ना, तो दैट वन फोर्स वाज माय रिजल्टेंट फोर्स ऑन द एंटायर कनेक्टेड सिस्टम। और इस तरह से हमने इसकी भी, अच्छा, जब जब पूरे कनेक्टेड सिस्टम का रिजल्टेंट फोर्स बनाएंगे तो उसको जब MA के बराबर लेंगे तो इट हैज टू बी नॉट M1A और M2A, इट हैज टू बी M1 प्लस M2 into A, बिकॉज़ वो पूरे कनेक्टेड सिस्टम की रिजल्टेंट फोर्स आपने निकाली। तो ये वो चीज है जो हमने कल की क्लास से डिस्कस किया था। जल्दी से सारे जरा एक्नॉलेज कर लें, अगर सारे, वैसे तो कल भी कर लिया था, आज भी जरा रिकॉल करा दें मुझे, ताकि मैं कॉन्फिडेंटली एक दो क्वेश्चन डिस्कस कर सकूं। जल्दी भाई एवरीवन। एक बॉक्स है जिसका मास है 8 kg, जो कि रेस्ट कर रहा है एक हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस पे। दिस इज द बॉक्स।
A string attached to the box passes over a smooth pulley and supports 2 kg mass at its other end. दूसरे end से 2 kg का mass है. Then the box is released a friction force of 6 Newton acts on it. और इस पर like 6 न्यूटन की फोर्स जो कि यहाँ पे एक्ट करेगी. What is the acceleration of the box? मैंने आपसे कल भी कहा था कि यार आपको डायरेक्ट एक्सेलरेशन चाहिए ना. So it should be, you should figure out the two forces pulling the entire system from each end. So from one end, it's the weight of 2 kg object which is going to pull the entire system from one end, and on the other end it's the friction which is pulling the entire system from the other end. So if I simply subtract these two, which is w1 minus f, obviously friction applied force ज़्यादा नहीं हो सकती है, definitely ये force ज़्यादा होगी, ये force कम होगी. तो अगर मैं इनको subtract करूंगा, I'll get the resultant force. Now this is resultant force not on M1 or M2, rather this is the resultant force on the entire connected system. So in place of resultant force, I will write MA, and here it should be M1 plus M2A. Okay, and then W1 is M1G, W is MG, W1 is M1G minus F. So A is equals to M1G minus F over M1 plus M2. तो मुझे यहाँ पर दोनों ऑब्जेक्ट का मास गिवन है, like 2 kg and 8 kg. So that's 2 into 9.81 minus friction is given to me as 6 newtons. M1 is 2, M2 is 8. All I get is 1.36 or 1.4 meter per second square. Are we all good till now? क्या आप सब मेरे साथ हैं? पक्की बात है. Talking about this question, if you ever feel yourself useless, you should read this question. Okay, like one of the most baseless question I have ever seen in past papers. यानी आपको कोई चीज कैलकुलेट करवानी है ना, आप स्पीड निकलवा लो, एक्सेलरेशन निकलवा लो, उसका कोई पर्पस होना चाहिए. सही है. इस सवाल ही वो तुक समझ जाइए. पहले तो सवाल में जो हो रहा है वो भी एक अजीब साने आया. जब कभी बहुत बड़ा कीड़ा काट लेता है ना, तो इंसान इस तरह की हरकतें करता है. देखिए होता क्या है. द डायग्राम shows a barrel suspended from a frictionless pulley on a building. The rope supporting the barrel goes over the pulley and is secured to a stake at the bottom of the building. ये एक बैरल है 120 kg का. By means of a string ये पुली से होता हुआ यहाँ नीचे मस्त स्टेक से बंधा हुआ. ठीक है. एक अंकल है 80 kg के. इनके दिल में कुछ ख्याल आया. इन्होंने कहा क्यों ना इस रस्सी को खोल के अपने हाथों में जकड़ा जाए. सही है. इनको लाइफ में कुछ डेयरिंग करना था. A man stands close to the stake. The bottom of the barrel is 18 meter above man's head. 18 meter is a freaking distance. ठीक है. 18 मीटर ना बहुत हाइट होती है. भाई आमतौर पर आपके रूम की हाइट कितनी होगी? 3.5-4 मीटर होगी बहुत खींच के. 18 मीटर. ठीक है. नियरली 4-5 मंजिला. ठीक है. The mass of the barrel is 120 kg and mass of the man is 80 kg. It's man versus wild. The man keeps hold of the rope after untying it from the stake and is lifted upward as the barrel falls. तो जैसे ही रस्सी अंकल के हाथों में आती है, बैरल नीचे और अंकल ऊपर जाते हैं. अच्छा, कुछ ही सेकंड्स में अंकल की वफात होने वाली है. सही है. लेकिन एग्जामिनर की ख्वाहिश तो चेक करें. कहता है व्हाट इज द मैन्स अपवर्ड स्पीड व्हेन हिज हेड इज लेवल विद द बॉटम ऑफ द बैरल. नहीं मतलब जब फाइनली बैरल नीचे आ रहा होगा और मौत से पहले अंकल की आखिरी मुलाकात इस बैरल से होगी, उस वक्त अंकल की स्पीड क्या होगी, ये सवाल है. मेरा पॉइंट है क्या करेंगे हम ये स्पीड निकाल के. मैं निकाल तो लूंगा, बट कोई तुक है सवाल की कि एक बंदा मरने जा रहा है ऊपर, आपने बोला मरने से पहले इसकी स्पीड तो निकाल लें. जब इसकी फाइनली निगाहें मिलेंगी बैरल के साथ. सही है. तो चले, अब हम क्या कर सकते हैं. उनकी ख्वाहिश है तो कर लेते हैं भाई. सबसे पहले तो एक बात समझ ले, अगर 18 मीटर के फासले पर थे तो बंदे की और बैरल की जो मुलाकात होगी ना वो बिल्कुल बीच में होगी, यानी 9 मीटर ऊपर. अब आप बोलेंगे सर ये कैसे पता लगा? ऐसे पता लगा कि भाई लॉजिकल सी बात है, सेम स्ट्रिंग से कनेक्टेड है ना. तो अगर जब ये जितना नीचे आएगा ये भी तो उतना ही ऊपर जाएगा ना.
ये थोड़ी हो सकता है कि बहरहाल बोले मैं नहीं चाह रहा, बंदा बोले नहीं मैं नहीं जा रहा ऊपर, ठीक है भाई। कनेक्टेड सिस्टम का मतलब ही यही है ना कि एक जितना नीचे जाएगा दूसरा उतना ही ऊपर जाएगा। तो अगर 18 मीटर की डिस्टेंस पे थे तो डेफिनेटली जब इनकी मुलाकात होगी तो जितना वो नीचे आया होगा उतना यही ऊपर गया होगा। सो दैट हैज टू बी 99 मीटर्स एंड राइट इन द मिडल, जब अंकल की आंखें इस बैरल की आंखों से मिल जाएंगी। सही है। अच्छा भाई, दोनों मासेस का अपना अपना वेट है। एक का वेट दैट्स मैंने अपने आसानी के लिए एक को m1 एक को m2 लेबल कर दिया। एक का वेट है w1 दूसरे को w2 यूजली, क्योंकि हमारे शुरू से आदत है कि हम हैवियर मास पे m1 ट्रीट करते हैं और लाइटर मास पे m2 ट्रीट करते हैं। तो ठीक है भाई, अब अगेन देयर इज वन फोर्स पुलिंग द एंटायर सिस्टम फ्रॉम वन एंड, देयर इज दिस फोर्स पुलिंग द एंटायर सिस्टम फ्रॉम अदर एंड। तो जो मेरा रिजल्टेंट फोर्स होगा ना, दैट इज गोइंग टू बी w1 minus w2। दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द एंटायर कनेक्टेड सिस्टम। तो m a की जगह m1 plus m2 into a हो जाएगा। तो w1 is m1 जी, w2 is m2 जी। तो m1 plus m2 जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वो वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, m1 minus m2 into g over m1 plus m2। अब यहाँ से आपने क्या करना है, आपने सारी वैल्यूज पुट कर देनी है। 120, अंकल का मास 80, जी की वैल्यू है वैसे तो 9.81, बट इन्होंने यहाँ पे एक अलग ख्वाहिश का इज़हार किया हुआ है कि यार आप जी की वैल्यू 10 ले लो। जब इतना मजाक हो गया तो फिर ये भी कर लेते हैं, उसमें क्या है। सही है। तो आंसर आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड इसका। बट हमें एक्सेलरेशन नहीं, हमें तो चाहिए थी वेलोसिटी। बट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करने के लिए मुझे एक्सेलरेशन तो चाहिए ही चाहिए होगी ना, उसके बाद ही मैं कुछ निकाल सकता हूँ। इसलिए मैंने यहाँ पहले एक्सेलरेशन निकाल ली। इनिशियल वेलोसिटी, अंकल हालत सुकून में थे लेकिन अंदर सुकून नहीं था, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी क्या है ये हमें निकालनी है। एक्सेलरेशन क्या है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट कितना है, 9 मीटर, जबकि ये बीच में आके मुलाकात हो जाएगी। तो 2as इक्वल v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अगर मैं लगाता हूँ तो एक्सेलरेशन है 2, डिस्प्लेसमेंट है 9, फाइनल वेलोसिटी v स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 0 स्क्वायर। यहाँ से मुझे v की वैल्यू मिल जाएगी as 6 meters per second। So A is the correct। बोलो ना, इजी है, तुम्हारे ऊपर से जा रहा है, समझते ही हो। क्लास के मुझसे मिल के जाइएगा। क्लियर सर? I would appreciate quick acknowledgement from everyone, please. अब्दुल रहमान, अब्दुल्ला, एहसान, एमन, अनस, दानिया, फाइक, हसन, माहिन, मनाइल, सहल, नाफे, रबीका, समीन, शिफा, सुहेब, जुहेब। हाँ, स्ट्रिंग में एक्सटेंशन नहीं है ना, तो जितना एक तरफ से खिंचाएगा दूसरा, जितना एक नीचे आएगा उतना ही दूसरा ऊपर जाएगा। हाँ, टेंशन भी बराबर लग रही है और एक्चुअली ज्यादा अच्छी एक्सप्लेनेशन, एक्सेलरेशन सेम है। जिस एक्सेलरेशन के साथ वो एक मास नीचे आ रहा है ना, उसी एक्सेलरेशन के साथ दूसरा मास ऊपर जा रहा है। तो जितना डिस्टेंस ये नीचे आते हुए ट्रैवल करेगा एक गिवन टाइम में, उतना ही डिस्टेंस नीचे वाला ऊपर जाते हुए ट्रैवल करेगा। सो दे हैव टू मीट एट द सेंटर, जबकि दोनों ने सेम डिस्टेंस ट्रैवल किया हुआ हो। अच्छा जी, आपको लगता होगा आपकी जिंदगी से इंक्लाइंड प्लेन तो निकल गया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंक्लाइंड प्लेन इज बैक विद मोर एक्साइटिंग क्वेश्चंस। अब इधर देखें, वही पुली है, वही कनेक्टेड सिस्टम है, दो मासेस हैं। They are connected by means of a string and that string passes over a pulley। अब पहला पहला केस हमने देखा था दोनों मासेस वर्टिकली हैंग कर रहे हैं। दूसरा केस हमने देखा एक मास हॉरिजॉन्टल सरफेस पे था और दूसरा मास वर्टिकली हैंग कर रहा है। तो इस केस में क्या हो रहा है कि एक मास वर्टिकली हैंग कर रहा है और दूसरा मास इंक्लाइंड सरफेस पे पड़ा हुआ है, ठीक है। सो दिस इज m1, दिस इज m2 and let's say the inclined surface makes an angle of 30 degrees with the horizontal। सही है। अब सवाल ये है कि सर पहले वाले में जब दोनों वर्टिकली हैंग कर रहे थे तो बड़ा सिंपल था, जिसका वेट ज्यादा होगा वो नीचे आएगा, जिसका वेट कम होगा वो ऊपर जाएगा। दूसरे केस में जबकि एक मास हॉरिजॉन्टल सरफेस पे था और दूसरा मास वर्टिकली हैंग कर रहा था, तो उसमें आई डोंट केयर कि कोई कौन लाइटर है कौन हेवियर है, जो वर्टिकली हैंग कर रहा था वो नीचे आएगा और हॉरिजॉन्टल वाला टुवर्ड्स द पुली जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं थी। यहाँ पर भी फ्रिक्शन तो नहीं है, बट यहाँ पर मैं नहीं बता सकता डायरेक्ट कि आखिर कौन सा मास नीचे आएगा और कौन सा टुवर्ड्स द पुली जाएगा।
क्यों नहीं बता सकता? उसकी वजह ये, मतलब नहीं बता सकता मतलब डायरेक्टली नहीं बता सकता, उसके लिए मुझे कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। वो ये कि वो फोर्स जो m1 को अपनी तरफ खींच रही है वो है m1 का वेट, which is the force pulling the entire system from one end. वो फोर्स जो m2 को दूसरी तरफ से खींच रही है, और द फोर्स पुलिंग द एंटायर सिस्टम फ्रॉम द अदर एंड, वो वेट नहीं है, वो वेट का एक कंपोनेंट है which is w sin theta. Okay, the component of the weight that pulls the mass down the inclined surface is w sin theta. Okay, आप सबको याद होगा, हमने inclined surface में पढ़ा था। तो मुझे एक्चुअली जब मुझसे कहा था ना यार आप एक काम करो क्या एक्सेलरेशन निकाल दो, तो पहले मैं देखता हूँ फोर्स पुलिंग द कनेक्टेड सिस्टम फ्रॉम वन एंड, एक तरफ से m1 का पूरा वेट है जो उसे वेट w is equals to mg because it's m1, तो ये m1g हो जाएगा। मास इसका 50 है, g is 9.8, 490.5 न्यूटन की फोर्स से इस पूरे कनेक्टेड सिस्टम को एक तरफ से खींचा जा रहा है, दूसरी तरफ से वो फोर्स जो ऐसे खींच रही है, फोर्स पुलिंग द एंटायर कनेक्टेड बॉडीज फ्रॉम द अदर एंड इज w sin। देखिए मैं मानता हूँ वेट और कॉन्टैक्ट फोर्स भी ऐड कर रहे होंगे, बट इन्होंने तो वैसे ही बोलना है पेंसिल, और ये दोनों फोर्स हो जाएंगी कैंसिल, ये दोनों फोर्स तो वैसे ही कैंसिल, हमेशा ही कैंसिल हो जाती है ना। बट दिस इज दैट, यू नो, दिस इज दैट पैट कमिंस व्हिच इज पुलिंग द एंटायर मास फ्रॉम द कनेक्टेड सिस्टम फ्रॉम द अदर एंड। तो W2 sin अगर मुझे निकालना है तो W इज mg sin थीटा हो जाएगा, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट m2, तो m2g sin थीटा हो जाएगा। दूसरे वाले का मास है 80, g is 9.81 sin 30, that is 392.4 newton. Now this is interesting, this is force pulling the entire system from one end. Okay, this is the force which is pulling the entire system from other end. कौन ज्यादा है? W1 ज्यादा है और W2 sin थीटा कम है। कितने मजे की बात है कि जो m1 है 50 kg का, और जो m2 है वो 80 kg का। 50 kg का ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है और 80 kg का ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है। क्यों? उसकी वजह है कि यहाँ पर अगर ये 50 kg का है ना, भले ये दूसरे वाले के मुकाबले में लाइट है, लेकिन इसका पूरा वेट है जो इसे पुल कर रहा है सिस्टम को इस एंड से। ये भले हैवियर 80 kg का है, लेकिन इसका पूरा वेट नहीं खींच रहा ना, बल्कि इसके वेट का बस एक कंपोनेंट है जो इसे दूसरे एंड से खींच रहा है। और वो क्योंकि इस ये पूरा वेट तो नहीं है ना, वेट का एक कंपोनेंट W2 cos थीटा भी तो है ना, वो बेचारा नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स से जंग लड़ने में मसरूफ है। तो जो आपके पास बच गई है फोर्स, दैट इज सिंपली W2 sin थीटा व्हिच इज पुलिंग द एंटायर सिस्टम फ्रॉम द अदर एंड। अरे बोलो ना, सही है। तो अब अगर मुझे रिजल्टेंट फोर्स की इक्वेशन बनानी है, कोई बता सकता है कैसे बनेगी? कैसे? माइनस 392 अगर मैं लिख दूं सिंस W1 is greater than W2 sin theta, my resultant force is going to be equal to W1 minus W2 sin theta. Force pulling the entire system from one end minus force pulling the entire system from the other end. इनका जो डिफरेंस होगा that is going to give me the resultant force, और ये resultant force m1 की नहीं है, ये resultant force m2 की नहीं है, बल्कि पूरे कनेक्टेड सिस्टम की है। इस सिस्टम की रिजल्टेंट फोर्स m में हो जाएगा, तो m का मतलब m1 प्लस m2 होगा। सो m1g माइनस m2g, उसके बाद तो कुछ भी नहीं करना है हमने, वैल्यू पुट करके आंसर निकाल। आई थिंक मुझे सब कुछ ही पता है, m1g भी पता है, m2g sin थीटा भी पता है, m1 भी पता है, m2 भी पता है। So all I have to do is just put in the values and get the answer. I'll get the answer is 0.75 meter per second square. कितने लोग हैं जिनको ये बात समझ आ रही है? Anyone who wants me to explain this again? खालिद भाई की बात है।
एक सवाल है थोड़ा अनरिलेटेड है, सेकंड स्क्वायर्ड का क्या मतलब है? सेकंड स्क्वायर्ड का क्या मतलब है? मेरा सेकंड स्क्वायर नहीं, मीटर बट सिर्फ सेकंड स्क्वायर। जैसे अगर आप कहते हैं मीटर स्क्वायर तो आपको पता है कि मतलब दोनों की लेंथ। So the second square is unit. What does it mean if you say that? It's actually meaningless. अच्छा, It doesn't mean anything. You're going to need to multiply that with that. I haven't heard. so it's just part It's of just second square. And if there is no question, may I please get acknowledgement from everyone? Tension will be acting on M1 to हाँ tension दोनों पे act करेगी वो तो same होगी. But again tension is internal force. याद है ना कल हमने से बात की थी internal force और external force के ऊपर. आपने कल क्लास अटेंड की. शक्ल में लिखा हुआ है क्या पढ़ा रहा है. You have to watch previous class because it's very much connected to what we studied in the previous class. अच्छा भाई ये होमवर्क है ये मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा. एक्सेलरेशन निकालनी है ठीक है. ये आप लोग घर पे कीजिए. ठीक है अमजद भाई तुमने 5 रुपए की उलट दिखाई मुझे. कब दिखाओ साल के आखिर में. अगर यूजर में एनरोल्ड सारे बच्चे फिजिक्स में ए ग्रेड लेकर आ जाए एएस तो मैं बहादुराबाद चौरंगी पे नाचूंगा. लेकिन कॉस्ट्यूम मेरी पसंद का होगा. शर्त ये कि सबका आना. शर्त ये है कि मुझे याद है आज से 4 साल पहले हमारा एक एएस का बैच था. एएस का ही था ये. हाँ. तो उसमें 22 बच्चे थे. अजीब जिन किस्म का बैच था. उस वक्त डिफेंस में चौरंगी हुआ करती थी पंजाब चौरंगी. मैं वो डिफेंस में पढ़ाता था उनको. तो मैंने उनको बोला था अब तो खत्म हो गई है. मैंने कहा था अगर पूरी क्लास का ए ग्रेड आया तो मैं पंजाब चौरंगी पे खड़े होकर नाचूंगा. सही है. अबे दे एक्चुअली टुक दैट सीरियसली. और मेरी तो सांस होने लगा था. सर आपको कसम है अगर 22 में से 18 का ये आया था. 4 बच्चों में से बच गया था मैं. वरना वो तो मुझे घर से उठा के ले जाते. उनकी पढ़ने की मोटिवेशन ही यही थी कि यार लाइक सर पाशा को ना नाचते हुए देखना चाहते हैं पंजाब चौरंगी. अब तो यार वो चौरंगी नहीं एग्जिस्ट करती. खैर तो द डील इज स्टिल ऑन गाइस. ठीक है तो आप सब ए ग्रेड ले आए. मेरे पास पूरी लिस्ट है 50-60 बच्चों की जो वहां पर इनरोल्ड है. खैर दिस इज वन ऑफ माय पर्सनल फेवरेट क्वेश्चन बिकॉज़ है मासूम सा एकदम छोटा सा but this allows us to understand a lot of things. भाई दो मासेस हैं. 2 ब्लॉक्स हैं इनफैक्ट. एक है ब्लॉक ए और एक है ब्लॉक बी. ठीक है. ब्लॉक ए is placed on a table and block B is placed on top of block A. Then both the blocks are connected by means of a wire from 2 ends of the wire that passes through a frictionless slip. ठीक है. There is friction between the block and the table, which is 14 Newton, and there is friction between both the blocks A and B, which is 10 Newton. ठीक है. Above drawing figure shows a wooden block B at rest on another block A. Both blocks are connected by a string which goes around a fixed smooth pulley. The dynamic friction between block A and the table is 14 Newton. यहाँ पे 14 Newton की friction है. And between block A and B is 10 Newton. इन दोनों के बीच 10 Newton की friction है. What is the horizontal force P
which is required to move block A with uniform velocity. मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ मैं चाहता हूँ कि मैं एक फोर्स लगाऊं P जो कि यहाँ पर मार्क भी किया हुआ है लेकिन ब्लॉक A खुद से तो नहीं जा सकता ना टू द राइट या लेफ्ट मैं चाहता हूँ मैं इस पे फोर्स लगाऊं एक जो कि इसे टू द राइट लेके चला जाए लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब यही है कि ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट ना करे एक्सेलरेट ना करेगा मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब होता है जीरो रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाती है जीरो अब ऐसे में हमें जिस चीज को करने की जरूरत है वो है फोर्सेस मार्क करने बनाइल जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो उस पे जो फ्रिक्शन ऐड करती है ना उससे डायनामिक फ्रिक्शन कहते हैं जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पर हो उस वक्त जो फ्रिक्शन ऐड करती है उससे स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं ठीक है तो एक काम करते हैं ऑब्जेक्ट ए पर ना फोर्सेस मार्क करते हैं सही है किससे बात करूं क्या नाम है तुम्हारा आसिम भाई एक बात बताओ कि ओ फाइक भाई फौरन पकड़ लिया टेंशन इज 10 न्यूटन हाँ सही है देखो P फॉरवर्ड फोर्स एक फोर्स एक्ट करिए A पर इसके अलावा कौन कौन सी फोर्स एक्ट करिए फ्रिक्शन दो है कौन कौन सी एक A और टेबल के बीच में और एक A और B के बीच में ओके और एक है टेंशन तो टेंशन इधर जा रही है आपका ऑब्जेक्ट टू द राइट जा रहा है तो दोनों फ्रिक्शन इस पर टू द लेफ्ट जाएंगे ठीक है A और टेबल के बीच फ्रिक्शन है 14 न्यूटन और A और B के बीच फ्रिक्शन है 10 सही है भाई so these are the three forces that are acting on the left on object A to the left on object A and there is only one force which is acting to the right on object A which is P okay तो ग्रीन से ना मैंने मार्क किया फोर्स ऑन A B पर कितनी फोर्सेस एक्ट करती हैं मेरे ख्याल से B पे सिर्फ दो फोर्स एक्ट करती है एक तो टेंशन एक फ्रिक्शन अच्छा अब एक बात समझ लें जब ऑब्जेक्ट A आगे की तरफ जाता है तो ऑब्जेक्ट B पीछे की तरफ जाता है जो फ्रिक्शन है ना A और B के बीच में वो A पर तो पीछे की तरफ एक्ट कर रही है B पर आगे की तरफ एक्ट करेगी क्योंकि A आगे जा रहा था तो फ्रिक्शन पीछे है B पीछे आ रहा तो फ्रिक्शन आगे की तरफ है तो रेड से मैं मार्क कर रहा हूँ फोर्स ऑन B देखिए एक तो टेंशन फोर्स है ना वो तो है ही है तो मुझे कोई डाउट नहीं है स्प्रिंग से अटैच साइड से बड़ा टेंशन आएगी एक ये जो 10 न्यूटन की फोर्स है ये फ्रिक्शन फोर्स है जो कि B पर है लेकिन जब मैंने थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ाया जब मैंने आपको थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ाया था मैंने तब भी ये बात समझाने की कोशिश की थी कि जब भी एक मास किसी दूसरे मास के सरफेस पे स्लाइड करता है इस बार आप बहुत अच्छी शक्ल तो नहीं लेकिन फिर भी देख लें देखिए जब भी दो मासेस सर ये 10 न्यूटन कैंसिल नहीं हो जाएगा क्योंकि ऑपोजिट है ना दे आर इक्वल इन फोर्स Oh no. Third law pair never cancel out each other. Okay, never. Because one force is acting on A, the other force is acting on B. So these two won't cancel out each other. Okay. So what happens is that when a mass tend to slide on another mass. Okay. So जैसे ऊपर वाला मास जो है ना वो लेफ्ट पे जा रहा है और नीचे वाला राइट पे जा रहा है समझ रहे हो आप मेरी बात तो ऊपर वाले मास से फ्रिक्शन टू द राइट होगी और नीचे वाले मास से फ्रिक्शन टू द लेफ्ट होगी दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई फ्रिक्शन दोनों पे एक्ट करती है जब एक मास देखो फ्रिक्शन फोर्स हमें फ्रिक्शन का हर फोर्स का एक पेयर होगा फोर्सेस एग्जिस्ट इन पेयर ऐसा हो नहीं सकता ना कि एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग जाए और उसके जवाब में वो ऑब्जेक्ट किसी दूसरे पे फोर्स ना लगाए सो व्हेनेवर देयर इज अ मास स्लाइडिंग ओवर अनदर मास the friction force acts on both the mass ठीक है एक फ्रिक्शन वो जो A B पर लगाएगा और एक फ्रिक्शन वो होगा जो B A पर लगाएगा and these two forces can never cancel out each other because they are the third law pair and third law pair never cancel out
You will understand this. So so if I talk about ऑब्जेक्ट बी, अगर मैं ऑब्जेक्ट बी की बात करूं तो ऑब्जेक्ट बी पर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, टेंशन टू द लेफ्ट और फ्रिक्शन टू द राइट. आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम में बिकॉज रिजल्टेंट फोर्स जीरो है. ओके, जब रिजल्टेंट फोर्स जीरो होती है ना तो फॉरवर्ड फोर्स और बैकवर्ड फोर्स दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं. इसका मतलब टेंशन बराबर है फ्रिक्शन. समझ रहे हो आप मेरी बात? और फ्रिक्शन की वैल्यू मुझे पता है 10 न्यूटन. ये मैं बी की बात कर रहा हूँ. सो for uniform velocity resultant force is zero, so tension is equal to friction which is 10 न्यूटन. इसका मतलब मुझे टेंशन की वैल्यू मिल गई which is 10 न्यूटन. यहां तक सारे मेरे साथ हैं और अभी किसी ने चैट पे बता भी दिया था कि सर टेंशन इज 10 न्यूटन. ऐसा ऑब्जेक्ट बी पर एक फोर्स टू द लेफ्ट है, एक फोर्स टू द राइट है. जो रेड कलर से मैंने बनाया ना, दीज आर टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट. आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम में रिजल्टेंट फोर्स जीरो है. इसका मतलब बैकवर्ड और फॉरवर्ड फोर्सेस बराबर होंगे ना, तो टी बराबर हो जाएगा 30 न्यूटन. सही, वो 30 करो 10 न्यूटन. ठीक है, ये हो गया ऑब्जेक्ट बी. बट मुझे टेंशन नहीं चाहिए, मुझे तो चाहिए ये फोर्स पी. कोई मसले की बात नहीं. अब एक काम करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट. यहाँ मैं दोबारा मार्क कर देता हूँ. दिस इज फ्रिक्शन फोर्स ऑन बी बाय ए. दिस इज फ्रिक्शन फोर्स ऑन ए बाय बी. ए पर जो तीन फोर्सेस एक्ट कर रही है वो 1 2 3, ये लेफ्ट पर और एक राइट पर. सिस्टम इक्विलिब्रियम में मतलब हमारा ये अकेला फोर्स बैकवर्ड की तीनों फोर्सेस के सम के बराबर है, तभी सिस्टम इक्विलिब्रियम में या रिजल्टेंट फोर्स जीरो है. So if I talk about consider object A, then resultant force is equals to 0. So forward force is P, backward force is T plus 10 plus 14. Okay, so T plus 10 plus 14. टेंशन की वैल्यू हम ऑलरेडी पहले निकाल चुके हैं जो कि 10 है. 10 plus 10 plus 14. जी बेटा, ऐसा ना, बिल्कुल सही कह रहे थे. P की वैल्यू 34 है. ये क्वेश्चन एग्जाम में 1 मार्क का एमसीक्यू पूछा गया और ये एक्चुअली 1 मिनट में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है. कुछ भी नहीं करना, पहले आप टेंशन निकालोगे, फिर एक और इक्वेशन बनाएंगे. एग्जाम में इतना थोड़ी समझाओगे, थोड़ी तुम बैठ के लिखोगे, थोड़ी. एग्जाम में तुम्हारा स्टूडेंट थोड़ी है कि तुम उसको फोर्स की टाइप समझाओगे. तुम तो आंसर निकाल के आगे निकल जाओगे. बट हाँ, for learners this is a very good question that allows you to understand a lot of things. अच्छा exposure मिलता है. सारी उम्र में जो कर आए हम. मतलब ये तो समझ आ गया कि टेंशन फ्रिक्शन के बराबर है. फ्रिक्शन 10 है. सारी स्पीक इट आउट. ठीक है, आगे बढ़ जाए. Everyone from the online community, are we good till now? May I please get acknowledgement from everyone? हाँ भाई, क्या फैसला हुआ? फिर आगे बढ़े. अनदर क्वेश्चन. यार ये मैंने जिस किताब से ये क्वेश्चन उठाया ना, मैं ये ज्यादा पैसिफिक फिजिक्स के क्वेश्चन है. यार जिस भी बंदे ने चाइनीज सही भाई मेहनत कर,
कि this book was written by a Chinese writer, चिंग पोंग शोंग लोंग मोंग करके कुछ नाम था उसका, बट वो याद होगा भी नहीं हमसे, बट जो हाँ 1980 में क्वेश्चन पूछा गया था किसी बोर्ड में, ठीक है. But you know, like what I've actually liked about this book is कि यार limited questions है, लेकिन exposure वाले questions, यानी आप उनको करते हो ना, आपको actually past papers ना आसान लगना शुरू हो जाते हैं, you know, like दिमाग लगा के ना उसने questions इकट्ठे किए हैं कि आपको ना like अच्छा exposure मिल जाए. जैसे अगर हम बात करें, there's a thing called tractor and there's a thing called trailer. Okay, ट्रैक्टर वो होता है भाई जो आगे लगा हुआ होता है जिसमें इंजन होता है, और ट्रेलर वो होता है जो बस पीछे से बंधा हुआ होता है, वो साथ साथ चल रहा होता है, ठीक है. एंड दे आर कनेक्टेड बाय मींस ऑफ अ टो बार. अजान हो रही है. ऑलराइट जी, अजान हो गई है, बिस्मिल्लाह करते हैं वापस. तो एक ट्रैक्टर है जिसका मास 1000 kg है. दैट ट्रैक्टर इज पुलिंग अ ट्रेलर ऑफ मास 1000, तो दोनों 1000 kg के. The total resistance to motion is a constant value of 4000 Newton. टोटल रेजिस्टेंस का मतलब टोटल अपोजिंग फोर्स, जिसमें फ्रिक्शन भी आ जाती है, रेजिस्टिव फोर्स भी आ जाती है, पर वो टोटल 4000 न्यूटन की अपोजिंग फोर्स है जो इम्पैक्ट है. 1/4 of this resistance act on the trailer. 4000 का 1/4 कितना होगा? What is 1/4 of 4000? 1000 ना. तो 1/4 of this resistance act on the trailer, मतलब ट्रेलर पे जो है ना, ये ट्रैक्टर है, ये ट्रेलर है, दोनों 1000 kg के हैं. एक बात तो समझ लें कि दोनों एक दूसरे पे टेंशन फोर्स लगाएंगे, ठीक है ना. बीच में टोका बार का काम ही एक दूसरे को खींचना, एक दूसरे की तरफ. 1000 न्यूटन ट्रेलर पे एक्ट कर रही है और 3000 न्यूटन किस पे एक्ट कर रही है? ट्रैक्टर पे एक्ट, ठीक है. कहता है एट फर्स्ट द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रैक्टर एंड द ट्रेलर इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. पहले 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन है,
फिर इवेंचुअली ये कांस्टेंट स्पीड से मूव करते हैं व्हिच इज 6 मीटर्स पर सेकंड। एक्चुअली क्वेश्चन के दो पार्ट है, दो हिस्से। व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ट्रैक्टर ऑन द ट्रैक्टर बाय द टो बार? इस शेर में शायर कह रहा है टेंशन निकाल दो। Sir, दिस how इज do योर you know टो the बार, value of 3000? दिस इज द रॉड, दिस इज द रॉड। एक मिनट में बताता हूँ। दिस इज द रॉड which is towing, यानी जिससे आपने फंसाया हुआ इन दोनों को, जो टो कर रहा है आपके ट्रेलर को, तो उस रॉड पर या उस रॉड से कितनी फोर्स निकल रही है, which is जो टेंशन ये आपने निकाली। अच्छा, अभी किसी ने पूछा था हाउ डू यू गेट दिस 3000? इट्स बिकॉज टोटल रेजिस्टेंस टू मोशन इज 4000. Okay, so if this is getting 1/3, which is 1000, so that would get the remaining now. So the tractor will be experiencing 3000. अच्छा, यहाँ पर एक और फोर्स है that I would want to draw, जिसे ना हमें कैलकुलेट करना है ना वो रिक्वायर्ड है, बट सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए, क्योंकि वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए वो फोर्स बनाओ। दैट इज द फोर्स ऑफ द इंजन, जो कि ट्रैक्टर का एक्ट कर रहा होगा। भाई जाहिर सी बात है, ट्रैक्टर को आगे ले जाने के लिए फोर्स चाहिए ना, मतलब फ्रिक्शन पीछे, टेंशन भी, इसको ट्रैक्टर को तो पीछे खींच रहा है ना, तो फिर ये कम बखत आगे कैसे जाएगा? वो आगे इससे जाएगा कि भाई इसके पास इंजन है ना, वही तो लेके जाएगा आगे। So what is the force exerted on the tractor by the tow bar? मतलब what is tension? जबकि acceleration 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और फिर दूसरा पार्ट है जबकि velocity constant है। ठीक है, अगर मैं बात करूं पहले पार्ट की, जबकि acceleration 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, अगेन मेरे पास कनेक्टेड बॉडी है ना, तो लेट्स से दिस इज m1, दिस इज m2, मैं इनको अलग अलग डील करूं या एक साथ डील करूं? एक साथ नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए एक साथ करने में टेंशन कभी निकलेगी। अगर आपको याद हो, हमने क्या कहा था, अगर हमें टेंशन निकालनी है ना, तो फिर हमें इंडिविजुअली डील करना पड़ेगा, तभी टेंशन हमारी निकल सकती है। तो इधर आई हैव टू टॉक अबाउट ट्रैक्टर और आई हैव टू टॉक अबाउट ट्रेलर। या तो मैं ट्रेलर की रिजल्टेंट फोर्स की इक्वेशन बना लूं, या तो मैं ट्रैक्टर की रिजल्टेंट फोर्स की इक्वेशन। अप्रोच समझ रहे हो ना तुम? सिर्फ आंसर निकालना कोई बड़ी बात नहीं, मैं 2 मिनट में निकाल के दे दूंगा। अप्रोच समझो जो अभी तक हमने सीखा। तो इन दोनों में से यस Sir, part A में they're asking for the acceleration. तो acceleration no के लिए हम इसको as 1 unit consider नहीं कर सकते. Why do we need to calculate tension? no boss, they have given you acceleration, they are asking you for tension. Okay, Okay, right, sir. Yes. okay, so अच्छा, now the question is sir, अगर मुझे दोनों masses को अलग अलग ट्रीट करना है, तो which mass? ट्रेलर के ऊपर बात करें या ट्रैक्टर पे? My personal advice is go for trailer first. It's because it's easier to deal. There are only two forces acting on trailer, एक tension और एक ये backward force से 1000 न्यूटन की बस। ट्रैक्टर में प्रॉब्लम ये, इंजन कितनी फोर्स लगा रहा है पता नहीं है, टेंशन कितनी लग रही है पता नहीं है। अब मैं इक्वेशन बना भी लूंगा तो अननोन इतने हैं कि उस इक्वेशन से कोई खास फायदा नहीं होगा। ट्रेलर पे हाँ मैटर आसान हो सकता है। रिजल्टेंट फोर्स ऑन ट्रेलर अगर मैं निकालता हूँ ना, तो एक फोर्स आगे जा रही है, एक फोर्स पीछे जा रही है। So there are two forces that are acting in the trailer, but the trailer however is accelerating. Okay, ट्रेलर आगे की तरफ जा रहा है, इसका मतलब फॉर श्योर टेंशन ज्यादा है और जो फ्रिक्शन है वो कम है। तो T minus 1000, ठीक है, ज्यादा माइनस कम। अच्छा, ये रिजल्टेंट फोर्स सिर्फ ट्रेलर की निकली, तो मास भी सिर्फ ट्रेलर का आएगा। ठीक है, ma जब मैं लिखूंगा ना T minus 1000 में, तो m is to be mass of the trailer only, which is 1000. एक्सेलरेशन मुझे गिवन है s2, ये 1000 राइट साइड पे नेगेटिव का था, इधर आके पॉजिटिव हो गया। I'll get tension as 2000 plus 1000, 3000. ठीक है, ऑब्जेक्ट आगे एक्सेलरेट कर रहा है ना, इसका मतलब टेंशन ज्यादा है ना, फॉरवर्ड फोर्स ज्यादा है बैकवर्ड फोर्स। अच्छा, इन्होंने पूछा नहीं है, बट अगर मैं चाहूं तो मैं निकाल सकता हूं अब, क्योंकि मुझे टेंशन निकल गई है ना कि भाई फोर्स बाय द इंजन कितनी होगी। अगर मैं ट्रैक्टर की बात करूं, ठीक है ना, कंसीडर फोर्सेस ऑन ट्रैक्टर,
तो फॉरवर्ड फोर्स है F माइनस T plus 1000. You know, sum of forces acting to the right minus sum of forces acting to the left must equal M में माइनस टेंशन कितनी है 3000 माइनस 3000, ठीक है ना, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, मास कितना है, ऐसे कहते हैं, ज्यादा परेशान हो जाएंगे लोग। मास कितना है, इसका भी 1000 ही है, और एक्सेलरेशन वैसे दोनों की सेम होगी विच इज 2, सो F इज गोइंग टू बी इक्वल टू, ऐसे कर लो, F माइनस 6000 इज गोइंग टू बी इक्वल टू 2000। सो ट्रैक्टर का इंजन जो फोर्स लगा रहा होगा वो कितनी लगा रहा होगा, 8000 न्यूटन लगा रहा होगा, जो कि पार्ट ए पर आएगा। उसने मुझसे पूछा नहीं था, लेकिन हम फारिग चल रहे थे तो हमने निकाल दिया। सही है, क्या बात समझ आ रही सबको? भैया सारे पैसे इस इक्वेशन बनाने के, देखो इस क्वेश्चन को याद करें कुछ नहीं मिलेगा अगर आप इसकी इक्वेशन याद कर लेंगे तो। सारे पैसे अप्रोच लगाने के। Are you all good till now? May I please get acknowledgement from everyone? Please जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड करो यार। मनाई में जरा एंड में तुम्हें पूरे क्वेश्चन की समरी देता हूँ, ठीक है? हाँ, ऑरेंज पार्ट, हाँ सर्दी है ना, ऑरेंजेस आ गए हैं तो। दूसरे पार्ट में मेरे पास है, when the tractor and trailer are moving at a constant speed of 6 मीटर पर सेकंड। अगर वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं तो कांस्टेंट स्पीड का मतलब होता है एक्सेलरेशन 0, कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर वो मूव करता है। एक्सेलरेशन 0 का मतलब रिजल्टेंट फोर्स 0। तो एट कांस्टेंट स्पीड द रिजल्टेंट फोर्स इज 0। अगेन मैं ट्रेलर पर ही कर लेता हूँ, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ट्रेलर पे दो फोर्स, एक टू द राइट एक टू द लेफ्ट, टेंशन टू द राइट है और 1000 न्यूटन टू द लेफ्ट है। तो टेंशन और 1000 दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे ना, राइट और लेफ्ट फोर्सेस दोनों एक दूसरे के बराबर है ना। टेंशन इज इक्वल टू 1000 न्यूटन। खत्म, सॉल्व हो गया ये क्वेश्चन। दूसरे पार्ट में कुछ करने नहीं, अगर वो रिजल्टेंट फोर्स 0 है तो उसका मतलब फॉरवर्ड बैकवर्ड फोर्सेस बराबर होते हैं। सो योर टेंशन इज इक्वल्स टू 1000। हाँ तुम लोग मुझे घूर के देख रहे हो, तो कभी कभी इतना सिंपल क्वेश्चन देख के हैरानी हो जाती है, बस यही था। हाँ भाई यही था, कांस्टेंट स्पीड है ना, रिजल्टेंट फोर्स 0 है। रिजल्टेंट फोर्स 0 का मतलब फॉरवर्ड बराबर है बैकवर्ड। कॉलेज में इस चीज को ना बच्चों ने मुझसे आज 6 दफा रिपीट करवाया, आज ही पढ़ाया मैंने कॉलेज में टॉपिक को। तो क्या मतलब क्वेश्चन खत्म हो गया? हाँ भाई खत्म हो गया ना। वो उसने बोला था टेंशन निकाल दो, निकल गई टेंशन 1000। ऐसा कैसे हो सकता है, इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया? अबे तो मैं दोबारा जरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ मनाइल, जरा एक चीज समझिएगा, फिर जरा आई विल बी टेकिंग क्वेश्चंस अगेन। तो ट्रैक्टर और ट्रेलर साथ साथ मूव कर रहे हैं। मनाइल क्या आप इस फ्री बॉडी डायग्राम से इत्तेफाक करती हैं कि एक फोर्स होगी जो कि ट्रैक्टर का इंजन आगे की तरफ लगा रहा होगा, एक टेंशन होगी जो कि ये दोनों एक दूसरे पे लगा रहे होंगे, जिसकी वैल्यू हमेशा सेम होती है स्ट्रिंग में। दोनों का मास क्वेश्चन में दिया हुआ है 1000 kg, और जो रेजिस्टिव फोर्स है ना टोटल वो 4000 की है, जिसमें से क्वेश्चन में मेंशन है कि 1/4 ऐड कर रही है ट्रेलर पे और बाकी ऐड कर रही है ट्रैक्टर पे। तो 1/4 का मतलब 4000 का 1/4 इज 1000 स्पेक्ट कर रही है, बाकी 3000 स्पेक्ट कर रही है। क्या ये फ्री बॉडी डायग्राम आपको समझ आती है मनाहिल? ठीक है। अब एक्चुअली ये जो पूरा ट्रैक्टर है ना मेरे किसी काम का नहीं है, यानी एज फार एज दिस क्वेश्चन इज कंसर्न, क्योंकि मुझे निकालना है क्या है, मुझे निकालना है फोर्स ऑन द ट्रैक्टर बाय द टो बार विच इज एक्चुअली टेंशन ना। तो वो मैं सिर्फ ट्रेलर को अज्यूम करके ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकता, इसलिए इस क्वेश्चन की वर्किंग बहुत सिंपल है, ड्राइंग अच्छी खासी है, बट एट द एंड ऑफ द डे कहते ना खोदा पहाड़ निकला चूहा, एंड में जो इस क्वेश्चन में करना है वो कुछ भी नहीं करना,
सिर्फ ट्रेलर को अज्यूम करो, उस पर रिजल्टेंट फोर्स की इक्वेशन बनाओ और आप फारिग कर दोगे इस क्वेश्चन। तो पहले केस में जबकि आपका सिस्टम 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है, इसका मतलब टेंशन ज्यादा है और ये बैकवर्ड फोर्स कम है, तो फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स इज योर रिजल्टेंट फोर्स विच इज एम में। ये बात समझ आती है आपको मनाहिल? ठीक है, यहाँ से आपको मास की वैल्यू भी पता है, एक्सेलरेशन की वैल्यू भी पता है, 1000 नेगेटिव खत्म हो जाके पॉजिटिव हो, यहाँ से आपने टेंशन निकाल लिया 3000। ठीक है, ये क्वेश्चन ऑप्शनल है, यानी क्वेश्चन का पार्ट नहीं, मैंने खुद करा दिया कि भाई फॉर एग्जांपल कोई मुझसे कहता है कि ऐसा, जैसे अभी तुम पूछ रहे थे ना ऑरेंज वाला पार्ट, अब तुम भी जरा गौर से सुनना कि अगर मुझे ये फोर्स निकालना है बाय द इंजन तो ये कैसे निकलेगी? दैट इज फॉरवर्ड फोर्सेस, सम ऑफ फॉरवर्ड फोर्सेस माइनस सम ऑफ बैकवर्ड फोर्सेस। फॉरवर्ड फोर्स में ना बस ये इंजन का फोर्स ही है, और बैकवर्ड फोर्स में टेंशन और 3000 का सम है। इनका जो डिफरेंस है वो बराबर है किसके? रिजल्टेंट फोर्स के, दैट इज इक्वल टू एम में। क्या ये बात समझ में आती है? इस इक्वेशन को समझ पा रहे हैं आप मनाहिल एंड एहसन? अब टेंशन की वैल्यू भी मैं निकाल चुका था ना 3000 पहले पार्ट के लिए, यहां से मैं एफ की वैल्यू निकाल लूंगा एज 8000। समझ रहे हो? एक आधा हमने सुन लिए तो हम। दूसरा पार्ट तो बहुत ही सिंपल है ना, कि अगर ट्रैक्टर और ट्रेलर मूव करें कांस्टेंट स्पीड के साथ, तो कांस्टेंट स्पीड का मतलब एक्सेलरेशन क्या हो गई? क्या हो गई? जीरो हो गई ना। एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो गया। रिजल्टेंट फोर्स जीरो होने का मतलब फॉरवर्ड फोर्स और बैकवर्ड फोर्स दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए ट्रेलर, तो टेंशन 1000 के बराबर हो गया, वो टेंशन ही चाहिए था मुझे। माइल कांस्टेंट स्पीड पे एक्सेलरेशन जीरो, डू यू एग्री विद दिस? एक्सेलरेशन जीरो का मतलब रिजल्टेंट फोर्स जीरो। यस, रिजल्टेंट फोर्स जीरो का मतलब रिजल्टेंट फोर्स ट्रेलर पे भी जीरो होगा, ट्रैक्टर पे भी जीरो होगा। अगर मैं सिर्फ ट्रेलर की बात करूं तो फॉरवर्ड फोर्स ट्रेलर पे टोटल 2 फोर्स एक्ट कर रही है ना, टेंशन राइट पे और 1000 न्यूटन लेफ्ट पर, तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड फोर्स दोनों एक दूसरे के बराबर होंगी ना, तभी तो रिजल्टेंट फोर्स जीरो आएगा। फॉरवर्ड फोर्स है टेंशन, बैकवर्ड फोर्स है 1000, तो T इज इक्वल टू 1000। ये दोनों टेंशन से, और ये टेंशन इसके बराबर है अगर के वेलोसिटी कांस्टेंट। ठीक है भाई, अगली क्लास में हम मूव करेंगे इंशाल्लाह टुवर्ड द कांसेप्ट ऑफ ड्रैग फोर्स, और अगली क्लास में इंशाल्लाह हम डायनामिक्स कंप्लीट कर लेंगे, फिर विल मूव ऑन टुवर्ड्स फोर्सेस, डेंसिटी एंड प्रेशर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह, और चेक भी होंगे वो, डाउट हो सकता है ना, मिलेंगे कॉलेज के साथ ही हम फॉलो करते हैं। यार आई कोऑर्डिनेट विद अदर टीचर्स एज वेल, पहले मैं जरा बाकियों से पूछूं बिकॉज़ आई वुड वांट कि हो तो फिर तमीज से हो, ये ना हो कि एक की क्लास चल रही है दूसरे का मिड चल रहा है, समझ रहे हो? तो आई डिस्कस विद ऑल द टीचर्स कि मिड टर्म्स का सबका प्लान है, अगर किसी एक का प्लान है, क्योंकि मैं तो लूंगा इंशाल्लाह, बाकी टीचर्स मैं कंफर्म कर रहा हूं वो भी लेते हैं ना, फिर मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा भाई डेट डिसाइड कर लेते हैं ताकि उसमें बच्चे भी प्रॉपर। हाँ
हाँ इस तरह से हो जाएगी, लाइक बच्चे भी उस जोन में आ जाएंगे, चलो भाई इस वीक एग्जाम देना है, ताकि वो भी फोकस कर लें। और टेस्ट का क्वेश्चन होता है आर्टिस्ट हाँ टेस्ट का है।